चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चलते हैं टॉप 20 क्वेश्चन की ओर और ये सेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन की करवट कब इधर से उधर होगी किसी को नहीं पता। हो सकता है कभी ये लेवल ज्यादा अप होगा, कभी लेवल थोड़ा डाउन होगा, लेकिन हर चीज के लिए आपको तैयार करने ये क्लास मैं लेकर आया हूं। आप तैयार रहिए और याद रखिए कि इस क्लास को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो एग्जामिनेशन में हमेशा लेवल को लेकर आप मेंटेन रहेंगे, कभी भी लेवल से संबंधित आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम एक शानदार क्वेश्चन से करते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का पहला सवाल आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की एक संख्या है जो 24 से विभाज्य है। हमें P और Q के अधिकतम मान यानी कि P इंटू Q का मैक्सिमम मान मांग रहा है। तो यदि P इंटू Q मुझे मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब हमें P को भी मैक्सिमाइज रखना होगा और Q को भी मैक्सिमाइज करके ही रखना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां पर ध्यान दो। हमें कह रहा है कि यह संख्या 24 से डिविजिबल है। तो ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या 24 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा और मेरे दोस्त 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी के अनुसार आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आप क्यूब देख रहे हो ना मेरे दोस्त, हमें Q को भी मैक्सिमम करना है और P को भी मैक्सिमम करना है। अब आप खुद ही सोचो, किसी डिजिट का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? 9। तो अगर हम Q का मैक्सिमम मान 9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 × 96 बचेगा, 3 3 पर 4 34, 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यहां 9 संभव नहीं है। तो 8 रख के देखो, 8 रखते हैं, 12 × 96 बचेगा, 2 पर 4 24, 8 × 24, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यानी कि हमारा 1 1 ये P, 9 8 और 4। तो आपने क्या देखा, 8 की डिविजिबिलिटी मैंने जैसे ही चेक किया तो Q का मान 8 हो गया। अब क्या करना है? अब हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो उसके अंकों का योग भी 3 से कटेगा। तो देखिए जरा सा, 9 तो चला जाएगा 3 से, अब 8 4 12, ये भी 3 से कट जाएगा। बच क्या गया? तो बच गया 2 + P। हमें इसे काटना है 3 से और यह भी याद रखना है कि P का मैक्सिमम मान रखना है। तो P का मैक्सिमम, किसी डिजिट का मैक्सिमम 9, अगर 9 रखेंगे तो 9 और 2 11, 3 से नहीं कटेगा, तो 9 से काम चला नहीं। 8 रखेंगे, 8 2 10 से भी नहीं कटेगा 3 से। अगर हम 7 रखते हैं तो 7 2 9 जो कट जाएगा 3 से, यानी बिल्कुल यहां पर 7 संभव है ना। यानी आपने देख लिया कि P का मान हमारा 7 पॉसिबल हो गया और Q का मान 8 हो गया। तब तो इस क्वेश्चन का आंसर 56 होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो किस एग्जाम का क्वेश्चन है, सीजीएल एसएससी सीजीएल टीआरई 2 यानी मेंस, कब? 2023 के। तो मेरे दोस्त जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे हम वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए 2 नंबर सवाल, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल। क्या कहता है? कहता है A और B इस द्विघात समीकरण के रूट हैं, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिनका एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है। मैं तो कहूंगा कि आप ये दोनों पहले फाइंड कर लो। तो मेरे दोस्त 1/a और 1/b जो समीकरण हमें निकालना है, अगर उसका एक रूट ये है और उसको मैं अगर अल्फा मान लूं तो क्या हो जाएगा? एलसीएम यहां हो जाएगा AB, ये हो जाएगा B + A। और अगर दूसरे रूट को हम बीटा मान लें तो यही बीटा हमारा क्या है? AB। ठीक है दोस्त, अब जरा ध्यान दो, हमें जो समीकरण यूज करके, हमें जो मूल यूज करके समीकरण मांगा है उस मूल को अल्फा और बीटा मान लिए। तो समीकरण क्या होता है? x² सम ऑफ रूट इंटू x और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। ठीक है दोस्त, आओ जरा सा अब ध्यान दो, ये जो आपका समीकरण है ना उसका रूट दिया है AB, तब तो हम A + B निकालेंगे तो क्या होगा?
माइनस बी बाई ए, यानी -1/1 हो जाएगा -1। अगर हम मूलों का गुणनफल यानी a इंटू बी निकालेंगे, c बाई ए -2/1 ई हो जाएगा -2। तो इस तरह से a प्लस बी हमारा -1 और a इंटू बी हमारा -2। तो मित्र मेरे इस तरह से ये हमारा -2 हो गया। ये देखो आपका -1, ठीक है, और ये आपका -2, यानी हो जाएगा माइनस माइनस खत्म, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान -2। चलिए इसी को बैठाते हैं, तो एक्स स्क्वायर, अल्फा हमारा 1/2 है और बीटा यहां से -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे दोस्त एक मिनट, मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा, ठीक है। अब यहां क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 और मेरे दोस्त बीटा का मान -2 बराबर 0। अब यहां से थोड़ा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर ये क्या होगा 1 - 4 माइनस माइनस प्लस ये 3/2x और ये हो जाएगा -1 बराबर 0। फाइनली आप एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x 2x स्क्वायर प्लस का 3x -1 बराबर 0। क्योंकि यहां एलसीएम 2 आएगा, 2x स्क्वायर 3x और -2, नीचे वाला 2 0 से गुना होके खत्म हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम 2 लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x -2, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। आप थकते नहीं हैं, अरे थकना जीवन का सबसे बेकार चीज है। हम क्यों थकेंगे मेरे दोस्त, थकना क्यों है, काम करना है, एकदम ताकतवर क्वेश्चन हमें करना है, तभी जाके एग्जामिनेशन में हम आगे रहेंगे, ठीक है। आ जाओ दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, ये क्या है, ये कह रहा है कि 1000 से कम कितनी ऐसी प्राकृत संख्या है जो 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। अब आप पहले यहां पर समझो, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 5 या 7 आई मीन 5 और 7 से डिविजिबल, ध्यान रखना 5 या 7 से डिविजिबल नंबर का क्या थ्योरी होता है उसको समझिए। अगर हमें कोई ये पूछता है कि 5 या 7 से विभाज्य कितनी संख्या है, तो इसके लिए हम 5 से विभाज्य निकालते हैं, 7 से विभाज्य निकालते हैं और उसमें 5 और 7 दोनों, 5 और 7 दोनों से विभाज्य, ठीक है, 5 और 7 दोनों से विभाज्य अर्थात इनके एलसीएम 35 से विभाज्य को घटाते हैं, ठीक है। अगर इतना सा बात हमसे कोई पूछे कि 5 या 7 से विभाज्य कितनी संख्या होगी, तो 5 या 7 से विभाज्य का मतलब 5 से विभाज्य प्लस 7 से विभाज्य अब -5 और 7 दोनों से विभाज्य अर्थात 35 से विभाज्य, ठीक है दोस्त। तो मेरा कहना यह हुआ कि ये जो अभी आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है, यह है सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 से विभाजित होने वाली, लेकिन हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है इसमें 35 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या। तो 5 या 7 से तो विभाजित चाहिए लेकिन 35 से विभाजित नहीं चाहिए, तो आप इसमें से 35 से विभाजित संख्या को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त मेरे। ये मत कह देना कि 5 और 7 से विभाजित आप निकाल रहे हैं, अब 35 से विभाजित तो घटा ही रहे हैं, तो मैं कहूंगा नहीं 5 और 7 का ये पूरा कंसेप्ट है। अब आपको 35 से विभाजित नहीं चाहिए तो मेरे दोस्त उससे आप विभाजित को घटा दीजिए। तो यही हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब क्या कह रहा है, 1000 से कम, 1000 से कम का मतलब है कि 999 तक तो जा ही सकते हैं, बिल्कुल। तो लीजिए 5 से विभाजित अगर निकालना है तो 999 में 5 से भाग दे दीजिए, 19 पचे 95, 9 पचे 45। फिर देखो दोस्त मेरे, अगर हम 7 से विभाजन निकालेंगे तो 999 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 14 सते 98 बचेगा 1, 7 दूनी 14। अगर हमें 35 से विभाजन निकालना होगा तो 999 और बटे 35, ये क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70, बचेंगे कितने 29, 299, 35 8
तो मेरे दोस्त ये हमारा 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये हमारा 199 है, ये 142 है, और मेरे दोस्त ये हमारा क्या है 28, और ये भी 35 से विभाजित होगा तो ये भी हो जाएगा 28। तो क्या कहेंगे, 9 2 11, 9 4 13, 1 14, और 2 और 1 3, अब माइनस कितने हो जाएंगे 56। अब 11 में 6 गया तो 5, ये 13 में 5 गया तो 8, और ये कितना हो जाएगा 2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 285। 285, ठीक है। चलो एनटीपीसी एग्जाम डेट आ गई क्या, ग्रेजुएशन और नॉन ग्रेजुएशन ग्रेजुएट देखते हैं। अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं लगातार, मुझे कुछ पता नहीं है, क्लास लेने के बाद हम चेक करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। एकदम ऐसे ही लाइक वीक का बटन प्रेस करते चलिए, और जितना आपका प्यार मोहब्बत मिलता चलेगा हमारी लिए हमारी ओर से सेवा आपके लिए उतना ही बढ़ता चलेगा। ठीक है भाई, चलो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य का 20 गुना है, ठीक है। कह रहा है क्या, लघु एलसीएम और एचसीएफ का योगफल इतना है, बताइए यदि दोनों संख्या का अंतर इतना है तो आखिर संख्याओं का योगफल क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है, 20 गुना एचसीएफ, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर है 504। मेरे दोस्त ये तमाम एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है ये, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना 20H, और एचसीएफ तो हमारा एचसीएफ ही है। अरे भैया एलसीएम की जगह 20 गुना एचसीएफ रख सकते हैं ना, और एचसीएफ तो एचसीएफ ही है, बराबर हमारा 504। यहां से 21H बराबर हो जाएगा 504। तो H क्या हो जाएगा, ये 21 दूनी 42 और 21 चौको 84, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर एचसीएफ हमारे पास 24 हो गया तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 480, ठीक है। अब कहता है कि दोनों संख्या का अंतर है 24। जानते हो दोस्त, थोड़ा सा आपके पास ब्रेन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि क्या ब्रेन सर, क्या ऐसा ब्रेन है जो हमारे पास नहीं है, सब कुछ ब्रेन आपके पास है। ध्यान दो, अगर एचसीएफ मेरे पास 24 है मेरे दोस्त, तो हमारा नंबर क्या होगा 24A और 24B के फॉर्म में होगा, ठीक है भाई। हमें कहता है दोनों का अंतर 24, अभी दोनों का अंतर लेने जाएंगे तो 24A और 24B हम दोनों का जब अंतर लेंगे तो मेरे दोस्त अंतर कितना, तो अंतर हमारा है 24। यहां से 24 कॉमन करके कटेगा तो A माइनस बी बराबर क्या होगा 1 होगा। तो एक चीज तो आपने देख लिया कि A माइनस बी बराबर हमारा 1 हो जाएगा। अब यहां से हम थोड़ा सा ध्यान दें कि एलसीएम मेरे पास क्या है, तो एलसीएम हम देख रहे हैं 480 है, ठीक है। अब आप बताओ दोस्त, ये 24A और 24B अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, दोनों में जो कॉमन है कॉमन लिख दीजिए, और जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही है आपका एलसीएम। अब यहां से A इंटू बी निकालने जाएंगे, हो जाएगा 20। तो आपने क्या देखा, आपने देखा A इंटू बी 20 है और A माइनस बी 1 है। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने से 20 और घटाने से 1 हो जाए, तो मेरे दोस्त वो हमारा 5 और 4 ही हो सकता है, क्योंकि 5 चौको 20 हो जाएगा और मेरे दोस्त 5 माइनस 4 हमारा 1 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि A का मान 5, B का मान 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्त, तो यहां से हम देखेंगे ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा हमारा 96, यानी यहां से 216। तो इस क्वेश्चन का आंसर 216 हो जाएगा। हम हर क्वेश्चन को पता करेंगे कि मेरे दोस्त आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। 28 डबल क्यों लिख दिए हैं, यही तो मेरे दोस्त कला है। 28 को डबल इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक बार 35 से डिविजिबल घटेगा 5 या 7 के लिए, और एक बार वो खुद ही कह रहा है कि 35 से डिविजिबल मुझे नहीं चाहिए, इसलिए एक बार और घटाना पड़ा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये वाली क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उनको सबसे पहली बात
एक चीज पता नहीं है, वो नहीं पढ़े होते हैं वेन डायग्राम। जैसे देखिए 5 या 7 का से डिविजिबल का मतलब क्या होता है? 5 या 7 से डिविजिबल का मतलब होता है कि ओनली 5 से डिविजिबल, ओनली 7 से डिविजिबल, ओनली 7 से डिविजिबल और 7 एंड 5 बोथ से डिविजिबल, बोथ से डिविजिबल। ठीक है भाई, एक बात हमेशा याद रखना, 5 और 7 5 या 7 से विभाज्य का मतलब यह होता है जो केवल 5 से कटेगा वो भी चाहिए, जो केवल 7 से कटेगा वो भी चाहिए, और जो 5 और 7 दोनों यानी 35 से कटेगा वो भी चाहिए। तो मतलब केवल 5 वाला भी चाहिए, केवल 7 वाला भी चाहिए और 5 और 7 दोनों वाला भी चाहिए। यानी जब जब आप 5 या 7 से विभाज्य निकालते हैं तो ये तीनों निकलता है। लेकिन आपसे सवाल में क्या कहा? आपसे सवाल में कहा कि 5 या 7 से तो विभाज्य चाहिए, लेकिन मुझे 35 से विभाज्य नहीं चाहिए। इसलिए हम इसमें से क्या किए? 35 से विभाज्य को घटा दिए, यानी कि इसको मेरे दोस्त मुझे घटाना पड़ गया। और अब आप समझो कि 5 या 7 से विभाज्य में ये तीनों होता है। ठीक है भाई, अब यहां देख लो, तो 5 या 7 से विभाज्य में ये जो पूरा हम निकाले हैं अभी 5 से 7 से और 5 7 दोनों आई मीन 35 से, तो ये जो निकला है ना यहां से यहां तक, ये जो आपका यहां से यहां तक निकला है, ये केवल निकला है 5 या 7 से। ठीक है भाई, अब इनमें से हम 35 से विभाज्य इसलिए घटाए हैं क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा आता है, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसमें से घटाना पड़ गया, इसलिए हम यहां घटाए। तो इस तरह से 35 से विभाज्य एक बार मेरे दोस्त 5 या 7 के लिए घटाना पड़ा, और 35 से विभाज्य नहीं चाहिए था इसलिए एक बार हमको और घटाना पड़ा। ये सब चीज थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की चीज है। आप नंबर सिस्टम बाय अमरजीत सर सर्च कीजिएगा, आपको इस थंबनेल पर लिखा हुआ यही क्वेश्चन, नंबर सिस्टम बाय अमरजीत सर सर्च कीजिएगा, थंबनेल पर यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। रेलवे एसएससी सीडीएस के लिए समर्पित लिखा होगा थंबनेल पर। इसका हम 2 पार्ट पढ़ाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, आप देखिए आपको यह बात समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलो ये 2 बार 35 घटाने का राज आपको समझ में आ जाएगा। नंबर सिस्टम बाय अमरजीत सर सर्च कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने लगूंगा तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो ये क्या लिखता है, ये कहता है सर 7897, 8110 और 8536 ये 3 संख्या जिनको एक बड़ी सी बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, जिससे प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? अब आप बताइए ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सा। वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे इन तीनों में भाग दे तो समान शेष आए, इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, और मेरे दोस्त इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 10 में 7 गया 3 हो जाएगा, 10 में 9 गया 1 हो जाएगा, 80 में 78 गया 2 हो जाएगा। अब यहां देखिए 6 में से 0 गया 6 होगा। अब यहां मेरे दोस्त 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। अब 85 में से 81 गया तो 4 हो जाएगा। अब आप यहां पे ध्यान से समझिए, क्या इन दोनों का डिफरेंस हमारा 213 आ गया और इन दोनों का डिफरेंस 426 आ गया। तो मेरे दोस्त वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों में भाग दे तो समान शेष आएगा, इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो आप ले लिए हैं, अब आप इनका बस HCF ले लीजिए। तो देखिए 213 आई 213 का डबल है, यानी दोनों में 213 कॉमन है, आई मीन HCF आ जाएगा 213। यही वो संख्या होगा जिससे तीनों में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष आएगी। ठीक है, हमें क्या बोला, इसका सम ऑफ डिजिट चाहिए, तो 2 1 3 और 3 हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तांडव वाला है क्या? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे आओ। देखो ये क्या है, बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है। ठीक है, तो बताओ माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा? तो मेरे दोस्त ये बहुत आसान है, आज हम चाहते हैं दूसरे तरीके से बनाना। ठीक है, मॉड और मीडियन, मॉड और मीडियन का अंतर 2 है। ठीक है, तब तो मेरे दोस्त अगर हम मीडियन को 1 कह दें
तो हमारा मॉड क्या हो जाएगा, माइनस ए जाके प्लस ए हो जाएगा, यानी ए प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस टू में से ए जाएगा तभी तो दो होगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा मॉड हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया। हम तो यही पढ़े हैं क्या मेरे दोस्त, 3 मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 मीन, 2 मीन। अब ये देखिए 3 गुने मीडियन ए हो जाएगा, मॉड मॉड हमारा ए प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू मीन। तो मीन कितना, मीन नहीं जानते हैं, एक्स मान लीजिए। अब ये ए प्लस 2 आके घटेगा तो 2a में ए 3a में ए आके घटेगा तो 2a हो जाएगा, और 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर हमारे पास 2x हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा a माइनस 1 और बराबर ये मेरा 2x। x 2 से 2 चला गया, हमारे x का मान आ गया, माध्य का मान आ गया। हमें क्या चाहिए, माध्यिका और माध्य का अंतर चाहिए। तो माध्यिका तो हमें a पता है और माध्य हमें a माइनस 1 आ गया है, हमें चाहिए दोनों का अंतर। तो देखिए a माइनस ए प्लस 1, फाइनल हमारा 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। एकदम ऐसे ही काम करते चले और मेरे दोस्त पढ़ते चले। ये हमारा 6 नंबर सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आखिर ये है क्या। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। हमें कहता कि बताइए इनमें से किसके बीच स्थित है, यानी इसका जो मान है इनमें से किनके बीच स्थित है। बहुत आसान है। पहले तो कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, प्लस में साइन थीटा और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखिए उस पार जाएगा तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन उस पार जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा, 2 उस पार जाके माइनस 2 हो जाएगा। आपको पता है मैंने क्या किया, इसको उस पार भेजा, इसको भी उस पार भेजा, और 1 1 2 को भी उस पार भेजा। ठीक है, तो रह क्या जाएगा इधर 0, तो 0 इधर लिखिए चाहे इधर 0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, अब क्या करना होगा, फैक्टर ब्रेक करना होगा। फैक्टर ब्रेक अगर कीजिएगा तो दोस्त मेरे हम यहां पर क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट साइन का मान निकालिए, डायरेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट साइन कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य से, या फिर एडजस्ट ही कर लीजिए। कैसे, साइन स्क्वायर, यहां पर ऐसा करते हैं कि 2 साइन और प्लस साइन माइनस 2 बराबर 0। 2 को साइन में को साइन जाएगा माइनस साइन, और दोनों को गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर हम साइन कॉमन करते हैं ये साइन माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में 1 कॉमन करते हैं तो साइन माइनस 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपका साइन थीटा माइनस 2 1 हो गया, और यहां से बच गया साइन और यहां से बच गया प्लस 1 बराबर 0। तब तो आप देखेंगे कि साइन थीटा हमारा 2 हो गया, जो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको 0 के बराबर करेंगे साइन थीटा का मान 2 संभव क्यों नहीं, क्योंकि साइन का रेंज -1 से 1 होता है ना। और ये इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो साइन थीटा का मान -1। ये बिल्कुल मेरे दोस्त संभव है, ये बिल्कुल संभव है। अरे हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा जो है -1 के बराबर या उससे बड़ा, और मेरे दोस्त 1 या उससे छोटा होता है, यानी इन्हीं के बीच में होता है। ठीक है, और आज अगर साइन थीटा हमारा -1 आया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा -π/2 या मेरे दोस्त हमारा 3π/2। ठीक है, 3π/2। कहोगे कि सर ये -π/2 आपने क्यों किया है, क्योंकि साइन -90 डिग्री हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर साइन 3π/2 करेंगे 270 तो भी हमारा -1 होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त साइन थीटा का मान -1, थीटा के -90 और थीटा के 3π/2 मान के लिए, यानी कि -90 डिग्री रखिए और चाहे 270 डिग्री रखिए, साइन थीटा हमारा -1 हो जाएगा। तो हमारे इस एक्सप्रेशन का मान, यानी कि हमारे साइन का मान अर्थात जो हमारा एंगल आया है वो मेरे दोस्त -π/2 और 3π/2, इन्हीं में से कोई एक होना है। ठीक है, तो मतलब है कि इन्हीं दोनों को हम जज करते हैं। तो मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि एक भी ऑप्शन के अंदर हमें नेगेटिव दिख रहा है क्या। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं कि -π/2, -π/2 का मतलब होता है -90, जबकि यहां पर क्या है -45 और यहां है 45। तो -45 और 45 हमें क्या बोला है, किसके बीच। आपको लगता है कि -45
-45 और 45, क्या इसके बीच में 90 पड़ेगा? इसके बीच में 90 आएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब ये देखिए 3π/4 और 5π/4, इसके बीच में मेरे दोस्त ये -π/, इसके बीच में माइनस का कोई स्थान नहीं है, इसके बीच में भी माइनस का कोई स्थान नहीं है ना? तो मेरे दोस्त इसके बीच में माइनस का कोई स्थान नहीं है, यानी कि -π/2 तो हमें कहीं दिखा ही नहीं। अब एक हमारे पास बच गया है 3π/2, लेकिन हम हर जगह देख रहे हैं 4 4 4 4 4 4 4 4। एक काम कीजिए, इसको भी 4 कर लीजिए, यानी 3π/2 को 4 6π/4 तो लिख ही सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे डबल कर दें तो 6π/4 तो हो ही सकता है। अब आपको सीधे दिख जाएगा कि 6π/4 किसके बीच में है, तो 6π/4 आपको यहां नजर आएगा, यहां पर आप देख लीजिए 5π/4 और 7π/4 के बीच में 6π/4 होगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो 6π/4 है वो इन दोनों के ही बीच में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर थोड़ा शानदार हो तो ध्यान रखना कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। एपीजीपी डलवा दीजिए। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्या है, कह रहा है कि 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर बिंदु M और N से एक ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण इमारत के आधार से और इसके साथ एक ही सरल रेखा में पूरक है। इमारत की ऊंचाई क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि ये है आपका इमारत। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखिए इमारत की जड़ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया, और इमारत की जड़ से मेरे दोस्त कुछ और दूरी पर जब आप आगे बढ़ते हैं, इमारत की जड़ से थोड़ा सा और आप डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और पॉइंट मिलता है, यानी 2 पॉइंट। ठीक है, अब कितना कितना दूरी पर ये दोनों पॉइंट है? एक पॉइंट है 72 मीटर की दूरी पर और एक पॉइंट है 128 मीटर की दूरी पर। हमें कहा गया कि इन दोनों पॉइंट से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो आपस में पूरक है। पूरक का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक थीटा है तो ई मेरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ध्यान रखना कि इस स्थिति में इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो मेरे दोस्त इस स्थिति में इसकी ऊंचाई जो होने वाला है रूट के अंदर d1 और d2 होने वाला है। ठीक है, अब यहां देखिए d1, तो d1 हमारा 72 है और d2 हमारा 128 है। थोड़ा स्मार्ट बनेंगे यहां पर, और 72 को हम 36 और गुने 2 लिखेंगे, 128 को 2 गुने 64 लिखेंगे। 36 के लिए 6, 4 के लिए 2, 64 के लिए 8, 12 8 96, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आप ही क्या सर क्या बोल रहे हो? मेरी बात समझना मेरे दोस्त, मैं हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रयास करता हूं फ्लेक्सिबल बनाने की, जिससे आपको बहुत मजा आए। जितने भी लोग लाइव हैं इस क्लास को देख रहे हैं, आप मेरे दोस्त एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, या जो सीरीज में स्टार्ट किया हूं, ये आपको बूस्टर डोज देने के लिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तमाम एग्जामिनेशन के लिए। देखिए ये क्या कहता है, कहता है कि उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर देखे जाने पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म गुब्बारे का उन्नयन कोण 10 बजे 30 डिग्री और 10 बजकर 2 मिनट पर 60 डिग्री। ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल क्या होगी? अब ये देखिए, एक मेरे दोस्त हमारा पॉइंट है। अब इस पॉइंट से क्या हो गया कि ये गुब्बारा ऊपर की ओर उठ रही है। ठीक है, ऊपर की ओर। कहा कि जब 10 बजा तो जिस स्थान से गुब्बारा उड़ा है उससे 300 मीटर की दूरी पर से 300 मीटर की दूरी पर से पहली बार गुब्बारे को देखा गया। तो मेरे दोस्त इसके आंख पर कितने डिग्री के कोण बने? 30 डिग्री के। अब हमें कहता है कि यह गुब्बारा ऊपर उठते उठते ध्यान दो, गुब्बारा ऊपर उठते उठते जब 10 बजकर 2 मिनट हो गया
तो इसी पॉइंट से उस गुब्बारे को फिर से देखा गया और अब की बार कितना एंगल पाया गया, अब की बार 60 डिग्री का एंगल पाया गया। ठीक है, हमें इस गुब्बारे की स्पीड मांगा गया। अब आप ही बताइए ना, 10 बजे से 10 बजकर 2 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया, 2 मिनट। 2 मिनट का मीनिंग क्या है, 120 सेकेंड। ठीक है, यानी आप जान गए कि गुब्बारा यहां से यहां जाने में 120 सेकेंड। अगर किसी कारणवश आपको यह दूरी मिल गया तो चाल तो निकल ही जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि उड़ान बिंदु से कितने दूरी पर से देखा जा रहा है, 300 मीटर की दूरी पर से देखा जा रहा है। कोई बात नहीं। अब देखो 30 डिग्री के लिए लंब कितने, 1, आधार कितने, √3। ठीक है, अब 60 डिग्री की बात करेंगे तो 60 डिग्री के लिए लंब कितना हो जाएगा, तो मेरे मित्र 60 डिग्री की बात करोगे ना तो 60 डिग्री के लिए तुम्हारा लंब हो जाएगा √3। और मेरे दोस्त आधार कितने हो जाएंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 1। अब आप ही बताओ, क्या ये शोभा दे रहा है, कैसे शोभा देगा भला है? 30 डिग्री जिसे √3 कहा, 60 डिग्री उसे 1 कह रहा है, ऐसा कैसे होगा? एक ही बेस है तो लेंथ भी सेम होना चाहिए। तो ये √3 है तो आप इसे √3 बनाइए, इसके लिए √3 से गुना। अब यहां √3 से गुना किए तो यहां भी √3 से गुना करिए। तो अब बताइए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा पूरा। अब 3 में अगर ये 1 है तो ये हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्या कोई परेशानी है? नहीं। अब ये देखो √3 का मान कितना है, ये हमारा 300। तो जब √3 रेशियो का मान हमारा 300 मीटर है तो 1 रेशियो का मान 100 √3 हो जाएगा। और जब 1 रेशियो का मान 100 √3 हो जाएगा तो 2 रेशियो का मान मेरे मित्र ये 200 √3 हो जाएगा। जब 1 रेशियो का मान 100 √3 तो 2 रेशियो का मान 200 √3। ठीक है, तो आप यहां से यहां की दूरी जान गए 200 √3 और समय जानते हैं 120 सेकेंड। तो बताइए हवा की स्पीड क्या हो जाएगी? तो कितना दूरी, 200 √3 मीटर की दूरी। ठीक है, कितने समय में, 120 सेकेंड में। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, 40 पंचे और 40 तिया, क्या हो जाएगा, 5 1.732 और बटे में 3 क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 16, 85 और 1 86। मित्र मेरे ये हमारा ये हो जाएगा 8 यहां देखो ध्यान से, 8.660 और बटे में 3 जो कि लगभग 8.7 हो गया और भाग देने से 2.9 मीटर पर सेकेंड। मेरे दोस्त ये कैलकुलेटिव प्रश्न था और जब प्रश्न कैलकुलेटिव होगा तो मेरे दोस्त खतरनाक तो होंगे, एकदम निश्चित खतरनाक होना है। हो गया, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां ध्यान दो, देखो मित्र ये क्वेश्चन क्या है। देखो ये हमसे कह रहा है कि एक इमारत के, एकदम ध्यान से, एक इमारत के एक अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करना है। यदि गुंबद के आधार की परिधि 154 सेमी है, यदि पेंट करने की लागत 4 रुपए प्रति 100 सेमी स्क्वायर है तो इसे पेंट करने की लागत क्या होगी अगर पाई का मान 22/7 लिया जा रहा हो। ठीक है, 22/7 लिया जा रहा हो। सबसे पहले आप ये देखिए, यह है मेरे दोस्त हमारा एक गोलाकार गुंबद। ये कह रहा है इमारत के ऊपर में गुंबद है, यानी कि जो बेस है ना ये पूरी तरह से चपका होगा। पेंट करना है तो चारों तरफ ही पेंट होगा। मेरे दोस्त गोलाकार गुंबद का जो बेस है ये एक सर्कल है, इसकी अगर रेडियस r है तो बेस का एरिया क्या होगा, तो यहां से अगर हम बेस एरिया की बात करने चले जाएं तो हमारा बेस एरिया होगा πr² बराबर। ठीक है, बेस एरिया हो जाएगा πr²। अगर हम बेस की परिधि की बात करें, ठीक है, तो बेस की परिधि की बात करें तो 2πr हो जाएगा, 2πr।
और ये हमारा 154 है, 22 सते 154 हो जाएगा। आर का मान हो जाएगा 49/2, इतना सेमी। ठीक है भाई, क्या करना है, इस गुंबद को कलर करना है। कलर तो सिर्फ कर्व सरफेस पर होगा क्योंकि ये तो इमारत के छत पर सटा हुआ होगा। तो मेरे दोस्त हमें इसका कर्व सरफेस निकालना होगा। कर्व सरफेस 2πr² होगा। तो 2π का मान 22/7, r², 49/2, 49/2, इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट अगर निकालना है तो आपको पता है 100 सेमी स्क्वायर, 100 सेमी स्क्वायर का जो खर्च है वो 4 रुपया है। तब तो 1 सेमी स्क्वायर का खर्च क्या होगा, 1 सेमी स्क्वायर का खर्च हो जाएगा 4/100, 4/100 इतना रुपया। तो 1 सेमी स्क्वायर का कॉस्ट अगर उतना है तो इतना सेमी स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, 4/100 रुपया। अब यहां से आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 से 4 खत्म हो गया, 7 सते 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 14, 14 दूनी 28 और 2 30, 14 दूनी 28 और 2 30 और इंटू मेरे दोस्त 49 और बटे में कितने 100। आप यहां से देख लीजिए क्या होता है आपका। तो 9×8 = 72 यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 2, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर देख लीजिए ना, 9×8 = 72 यानी कि यूनिट डिजिट 2 नजर आ रहा है। यूनिट डिजिट 2 केवल यहां पर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 150.92, 150.92। एकदम दिमाग लगाना है और बेहतरीन तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, तो ये था हमारा 10 नंबर सवाल। अब चलते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। करना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको सेंट्रल एसएससी का पेपर देना है, एनटीपीसी का पेपर देना है, टीआरई का पेपर देना है, बिहार सचिवालय का पेपर देना है, तो आपको काम करना होगा। देखो, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो बहुत भाई लोग पहले से इसको बना के रखता है, जिसलिए आंसर बहुत भाई लोग पहले दे देता है। ठीक है, इसलिए आप टेंशन इसका मत लो। आप भी टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ दिया हुआ रहता है। देखो क्या लिखा है, पी के साथ काम करके, पी के साथ काम शुरू करके एक दिन छोड़ते हुए काम जब पी क्यू किसी काम को करते हैं तो 17 दिन लगता है। और जब क्यू से काम स्टार्ट करके क्यू पी एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो 53/3 दिन का समय लगता है। अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति काम खत्म करने में कितना समय लेंगे। अब देखिए, पी से स्टार्ट किया है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, जब इस तरह से काम हो रहा है तो मेरे दोस्त 17 दिन का समय लग रहा है। लेकिन कह रहे जब क्यू से स्टार्ट कर रहा है, क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी, जब इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, तो मेरे दोस्त यही काम कितने दिन में हो रहा है, तो यही काम हमारा 53/3, 53/3 या 17 या 51 और ये 2/3 है ना। 17 सहित 2/3, 17 सहित 2/3 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब आप बताना, ध्यान से चीज को समझना। ध्यान दो दोस्त। अब देखो, क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, जब पी पहला दिन आएगा, फिर तीसरा दिन आएगा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, इसका मतलब समझ रहे हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, अगर पी पहला दिन आ रहा है तो पी हर ऑड में दिन आएगा, और 17 चूंकि ऑड है, ऑड डे है, तो 17वें दिन भी क्या आएगा, पी ही आएगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, यानी 9 दिन। इस 17 दिन में पी आएगा 9 दिन, तब तो क्यू कितना दिन आएगा, 17 में 9 हटा दीजिए, क्यू आएगा 8 दिन, है ना। तब जाकर ये काम खत्म हो रहा है। उसी तरह से अगर हम बात यहां पर करें,
पहले क्यू फिर पी क्यू पी क्यू क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी ऐसे हो रहा है। तो क्यू आएगा पहला दिन तो 17वां दिन भी क्यू ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला दिन आएगा वही हर ऑड में दिन आएगा और 17 ऑड में दिन है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, यानी 9 दिन। इस बार 9 दिन कौन आएगा, इस बार 9 दिन आएगा क्यू। तो बचे हुए दिन में पी आएंगे। तो 17 सहित 2/3 में 9 हटा दीजिए तो 8 सहित 2/3 नजर आएगा। इसमें कौन आएगा, पी आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त जो काम इधर खत्म हुआ वही काम इधर खत्म हुआ, इसलिए आपस में हो जाएगा बराबर। अब आप यहां देखिए, ये आपका 9p है और वो इस पर आएगा 8 24 2 26, 26/3p। और इधर ये हमारा 9q है, ये जाके हमारा 8q हो जाएगा। आप बताइए ना, ये क्या हो जाएगा मेरा 27 - 26 तो p/3 और इधर हो जाएगा q, नीचे में कुछ भी नहीं एक, तब तो p/q करने जाएंगे तो 3/1 हो जाएगा। ये p की क्षमता है और ये q की क्षमता है। अब आप मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, आप ध्यान से इसको देखिए, काम चूंकि खत्म इधर भी या उधर भी हुआ है, इधर से ही टोटल वर्क निकाल लीजिए। 9 p की क्षमता है 3, 8 दिन q किया है, q की क्षमता है 1, तो 9 दिन p किया 3 क्षमता से, 8 दिन q किया 1 क्षमता से, तो टोटल काम क्या है 35। अब इसी 35 काम को p अकेला करना चाहता है। करना है 35 काम, p की क्षमता है 3, करना है 35 काम, q की क्षमता है 1, तो लग जाएगा 35 दिन। तो 35 दिन q को अकेले लगेगा और 35/3 दिन p को अकेले लगेगा। यानी कि आप ये चीज देखेंगे तो यहां पर दिख जाएगा 35/3 दिन ये p अकेले और 35 दिन हमारा q अकेला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का ये बेहतरीन क्वेश्चन में से है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। देखो मेरे दोस्त ये क्या है, कितना बेहतरीन है ये क्वेश्चन। हमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, यहां ध्यान से देखिए, त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर टू बीसी और बीई परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। देख रहे हो, हमें कह रहा है कि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, उसके बाद बीई परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, बीई परपेंडिकुलर टू एसी और एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। और क्या दिया हुआ है, बीएफ बराबर एसी, बीएफ बराबर एसी। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ये कह रहा है दोनों एक दूसरे को एफ पर टकरा रही है और जिसके कारण ई जो हमारा बीएफ है और ई जो हमारा एसी है, ये दोनों आपस में इक्वल है। यानी बीएफ और एसी लंबाई में इक्वल है, घबराने की कोई बात नहीं। अब देखिए हम आपको एक चीज दिखाते हैं, ये 90 है, ये थीटा है, श्योर 90 माइनस थीटा होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब यहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अभी 90 माइनस थीटा तो थीटा हो जाएगा। फिर देखिए ई 90 ई थीटा, तो ई हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम आपसे एक चीज पूछेंगे, क्या मेरे दोस्त, आप त्रिभुज बी एफ डी तथा त्रिभुज ए डी और सी के बारे में थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। आप कहिएगा सर ये छोटा सा त्रिभुज बड़े से त्रिभुज में संबंध है, कैसे। इस त्रिभुज का बी है थीटा और इस त्रिभुज का ए है थीटा। इस त्रिभुज का एंगल बी जो है वो इस त्रिभुज के एंगल बी के बराबर, सॉरी एंगल ए के बराबर है। कैसे,
इस त्रिभुज का बी है थीटा और इस त्रिभुज का ए है थीटा, इसका बी उसके ए के बराबर है। फिर देखिए इस त्रिभुज में डी है 90 और इधर वाला में देखिएगा तो यहां भी डी ही 90 है। मेरे दोस्त इसका डी है 90 और इसका भी डी है 90, ये दोनों बराबर है थीटा के लिए, ये दोनों बराबर है 90 के लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, अब सवाल यह है कि ये सब लिखना जरूरी है क्या? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्यों आवश्यकता नहीं है? आप देख सकते हैं 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब समझ रहे हैं? ये बउआ सा त्रिभुज और ये बड़ा सा त्रिभुज आपस में सिमिलर है, एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से। तो इस त्रिभुज को कह दीजिए बी एफ और डी सिमिलर होगा। तो बी एफ और डी में बी है आपका 90, एफ है आपका 90 माइनस थीटा और डी है आपका बी है आपका थीटा, ये है 90 माइनस थीटा और ये है आपका 90। तो मेरे दोस्त बी एफ डी इसके सिमिलर है, ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, इसमें बी है थीटा, इसमें ए है थीटा। तो इधर आप पहले ए लिखिए, एफ 90 माइनस थीटा, तो इस त्रिभुज में सी है 90 माइनस थीटा, इसमें डी है 90 और इस त्रिभुज में ये डी है 90। तो हो गया मेरे दोस्त ये छोटा सा त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज सिमिलर हो गया। लेकिन आपको शायद याद होगा कि दो समरूप ये क्वेश्चन काफी बार सॉल्व किया था। अच्छा ठीक है, पहले समझो ना मेरे दोस्त, दो सिमिलर त्रिभुज में अगर एक पेयर साइड इक्वल है तो वो सिमिलर नहीं सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि बी एफ बराबर ए सी, तो आप देखो 90 डिग्री के सामने बी एफ पड़ता है और 90 डिग्री के सामने ही ए सी पड़ता है। इस त्रिभुज में 90 के सामने बी एफ पड़ता है और इस त्रिभुज में 90 के सामने ही ए सी पड़ता है। यानी दो समरूप त्रिभुज के बराबर कोण के सामने की भुजा अगर बराबर है, इसका मतलब ये सिमिलर के साथ साथ सर्वांगसम भी है। ठीक है, सिमिलर के साथ साथ सर्वांगसम भी है। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए संगत भुजा और संगत कोण कैसे बराबर हो जाएगा? तो आप क्या कह देंगे सीधे सीधे कि 90 के सामने वाला अगर बराबर है तो थीटा के सामने वाला भी बराबर होगा, यानी थीटा के सामने ये और थीटा के सामने ये भी बराबर होगा। साथ ही साथ 90 माइनस थीटा के सामने ये, 90 माइनस थीटा के सामने ये और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने ये आपस में हो जाएंगे इक्वल। जब 90 के सामने वाला साइड इक्वल है तो 90 माइनस थीटा के सामने 90 माइनस थीटा के सामने का साइड इक्वल होगा। तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने बी डी और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने ए डी, दोनों हो गया इक्वल। खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे? अब आप देख लो मेरे दोस्त, इस तरह से मामला यहां पर है। अब यहां पर मेरे दोस्त हम देख पा रहे हैं कि ई मेरा ए है, ई मेरा डी है, ई मेरा बी है। अब ई 90 है और ये दोनों हो गया है बराबर। तो मेरे दोस्त मेरी मजबूरी है कि इसे हमें 45 करना होगा और इसे भी 45 करना होगा, दोनों 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको समझ में ये बात आना चाहिए कि ए बी सी मेरा क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि जब ये दोनों ही इक्वल हो चुका है तो ए बी सी आई मीन ये एंगल कितना हो गया, तो ए बी सी ये वाली एंगल 45, तो इस क्वेश्चन का आंसर 45। ठीक है, अरे कुछ नहीं था, दो त्रिभुज समरूप था, समरूप त्रिभुज के एक एक भुजा बराबर थे, सर्वांगसम हो गया। बस बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर किया, आराम से जो चाहिए वो निकल गया, है ना। बार बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, काफी मजा आएगा। अब इसको देखिए, ये क्या है? कह रहे किसी घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। घन के आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजा क्या होगी? देखो दोस्त मेरे, हमारे पास एक घन है,
ये रहा हमारे पास एक घन, ये मेरा एक घन है, ये मेरा एक वर्ग है। घन की भुजा को ए कहें, वर्ग की भुजा को एक्स कहें। हमें कह रहा है कि घन के सभी किनारों का योग वर्ग के परिमाप का 4 गुना। घन के सभी किनारों को जोड़ेंगे तो घन में 12 किनारा होता है तो 12a हो जाएगा, और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है तो मेरे दोस्त ये हमारा 4x हो जाएगा। घन के सभी किनारों का योगफल वर्ग के परिमाप के कितने गुने के बराबर है? 4 गुने के बराबर है। 4 तिया 12, 3a बराबर 4x हो जाएगा। ठीक है, 3a बराबर 4x हो जाएगा। यहां से अगर हमें वर्ग की भुजा चाहिए तो घन की भुजा का मान निकाल के रखो, ये हो जाएगा 4x/3। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरा इंफॉर्मेशन हमसे कहा कि घन के आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन ये मेरा भुजा Q है, और वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा भुजा स्क्वायर है। ठीक है, तो घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तब तो यहां से अगर हम AQ बराबर देखें तो 4x² हो जाएगा। AQ बोले तो मेरे दोस्त ये क्या होगा? 64x³ और 9 का क्यूब 27 बराबर x 4x²। 4x²। अब आप यहां से देख सकते हैं तो x² से x² चला गया, फाइनली 64x/27 और बराबर 4। तब तो x का मान होगा 4 गुने 27/64 यानी कि 27/16। 27/16 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। ओके भाई, चलो ये था हमारा 13 नंबर सवाल। अब चलते हैं 14 नंबर सवाल पर। देखो इसको, ये क्या है? हमें कहता है 28 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 112 सेमी है, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगा? मेरे दोस्त आप सबको पता होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो देखिए एक्चुअल में एरिया ऑफ सेक्टर की बात अगर करें तो θ/360 πr² होता है, या तो आप ये लिखिए, नहीं तो एरिया ऑफ सेक्टर एक और होता है 1/2 L × R। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 112। अब 1/2 L हमें नहीं पता, R हमें 28 मालूम, हो जाएगा 112। तो 14 × 112, L का मान 8 हो जाएगा। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सो सिंपल। ठीक है, एकदम आसान था ये क्वेश्चन। आ जाओ दोस्त, इसको देखो, ये क्या है? अब देखिए ये हमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेमी है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र बिंदु की वृत्त के सेंटर को मिलाने से कितनी भुजा वाली समबाहु त्रिभुज बनेगा? दोस्त मेरे ये बेहद खतरनाक सवाल है। ओके, बेहद खतरनाक कैसे? एक समबाहु त्रिभुज है ना, कह रहा है इसके प्रत्येक किनारों के साथ, एक इस किनारा के साथ, एक मेरे दोस्त इस किनारा के साथ, और एक इस किनारा के साथ, प्रत्येक किनारों के साथ देखिए ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज है, एक सेमी त्रिज्या वाला सर्कल प्रत्येक किनारों के साथ बना दिया गया। ठीक है, प्रत्येक किनारों के साथ बना दिया गया। अब आप मेरे दोस्त यहां देखिए, हमें कहा है, तो बताइए सर, एक समबाहु त्रिभुज था,
1 सेमी त्रिज्या वाला 3 वृत्त किनारों के साथ बना दिया गया। इनके सेंटर को मिलाने से, इनके सेंटर को मिलाने से जो हमारा एक समबाहु त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। मेरे दोस्त अगर इसकी भुजा निकालना होगा तो एक सिंपल सा काम करिए। आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये पूरा का पूरा हमारा 6 सेमी है, सॉरी 6 सेमी है, हाँ 6 सेमी है। और हमें साथ ही साथ ये भी मालूम है इसकी त्रिज्या 1 सेमी है, ये मेरा 1 सेमी है। एक काम करो मेरे दोस्त, आप यहां से यहां की तलाश करो कि कैसे होगा, ई कैसे निकलेगा, क्योंकि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा मेरे दोस्त ये भी होगा। अब 6 में से इन दोनों को हटा देंगे तो ये मिलेगा, जो ये होगा वही ये होगा, क्योंकि मुझे अंदर वाले समबाहु की भुजा चाहिए। अब थोड़ा सा आपको यहां पर सीखना होगा। क्या सीखेंगे वो देखिए। किसी बाह्य बिंदु से जब आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो पहली बात, इस स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब। अगर आपने गलती से भी इसे मिला दिया तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि मेरे दोस्त ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि समबाहु के प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा तो बाइसेक्ट होके 30 हो जाएगा। अब आपको पता है कि मेरा 1 सेमी है, तो 30 डिग्री के लिए लंब कितना 1, आधार कितना √3। अब आप बताइए कि 1 का मान अगर 1 सेमी है, √3 का मान क्या होगा, √3 सेमी हो जाएगा, है ना, √3 सेमी। तो ये हमारा हो गया √3 सेमी और ये हो गया हमारा √3 सेमी। पूरा 6 में से √3 2√3 को हटा दीजिए, 6 माइनस हमारा 2√3 और ये 6 माइनस 2√3 है तो ये भी हमारा 6 माइनस 2। यही हो गया सेंटर को मिलाने से बनने वाली समबाहु त्रिभुज की भुजा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो आज हम 15 क्वेश्चन ही रखेंगे, 15 क्वेश्चन आपकी सेवा में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी प्रकार काम करते रहिए। और लास्ट में मेरे दोस्त मैं आपको एक और बात कहूंगा, इसमें अधिक से अधिक भाई लोग जुड़े, आप भी जुड़िए, बहुत मजा आएगा। धीरे 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 हम इसको और फ्लेक्सिबल बनाते चलेंगे और धीरे धीरे आपकी जो स्थिति परिस्थिति होगी अच्छे क्वेश्चन को सोचने की, वो बेहतरीन हो जाएगा। तभी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे, अन्यथा सिलेक्शन की ओर बढ़ना बहुत मुश्किल है। और आज के टाइम पर यूं ही किसी का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन लेना है तो एरी चोटी का एक करना होगा, है ना, एरी चोटी एक करके पढ़ाई करना हो। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह काम करते रहें। और मैं 15 से 20 क्वेश्चन लेकर 10:15 पर जो मेरा टाइम है हमेशा आता रहूंगा, मंडे टू फ्राइडे। धीरे धीरे करके लोगों को इसमें इंटरेस्ट जगेगा, फिर काफी मजा आएगा, क्योंकि बाबू टाइप का क्वेश्चन करने की आदत धीरे धीरे चला जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।